Assalamu alaikum class. Today we start from topic is mechanism of breathing. आज का टॉपिक है हमारा mechanism of breathing. पिछले दो लेक्चर हमने चैप्टर 1 के पढ़ लिए, चैप्टर 10 के gaseous exchange in plants and gaseous exchange in humans. उनकी डिटेल हम देख चुके हैं. अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है mechanism of breathing, यानी ब्रीथिंग का सांस लेने का जो अमल है उसका क्या सारा प्रोसीजर है. तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए ब्रीथिंग क्या है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रीथिंग क्या है. इससे पहले हमने स्टार्ट में जब चैप्टर का नेम स्टार्ट किया था तो हमने कहा था गैशियस एक्सचेंज, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल मूवमेंट. फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैशियस एक्सचेंज. associated with gaseous exchange. अब यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? फिजिकल मूवमेंट. गैशियस एक्सचेंज में भी हम यही कह रहे थे कि गैशियस एक्सचेंज क्या है? गैसेस का जो तबादला, यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना. तो गैशियस एक्सचेंज में जब हम सिंपली क्या कर रहे थे, गैसेस के एक्सचेंज की बात कर रहे थे, लेकिन ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल मूवमेंट है. इसमें क्या आ जाते हैं हमारे जब बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं गैशियस एक्सचेंज के साथ, यानी जो हमने पीछे पढ़ा है हमारा नेजल कैविटी और सारा एयर पैसेज वे, तो ये सारा क्या है हमारा बॉडी पार्ट्स जब इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज के साथ तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग और गैशियस एक्सचेंज में माइनर सा डिफरेंस है. दोनों में क्या होना है? गैसेस का तबादला होना है, लेकिन उसमें हम गैशियस एक्सचेंज में सिर्फ गैसेस के तबादले की बात करते हैं, जबकि ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल मूवमेंट है, जिस्मानी प्रोसेस है, जिसमें हमारी बॉडी पार्ट्स भी साथ आ जाते हैं. अब ब्रीथिंग जो है इसकी टू मेन फेजेस होती हैं. जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, दो मेन इसकी फेजेस हैं. दो मेन फेजेस यानी मराहिल हैं इसके. एक है इनहेलेशन. एक प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सहेलेशन. इसको इनहेलेशन भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है? इंस्पिरेशन. इनहेलेशन और इंस्पिरेशन. सिमिलरली एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन. इनहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन क्या है? इनहेलेशन सांस अंदर लेकर जाना, एक्सहेलेशन आपका सांस जो है वो रिलीज़ करना, ये एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन कहलाता है. अब इनका डिटेल इनकी क्या है? इनहेलेशन में होता क्या है? इनहेलेशन में जब हम सांस अंदर खींचते हैं, आप लेकर भी देखें इस तरह से क्या होता है. जब सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो रिब्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट. जो रिब्स होती हैं, ये हमने पढ़ा था कि ये ट्रेकिया था, ये डिवाइड होता है दो हिस्सों में और अपनी अपनी तरफ के लंग्स में एंटर हो जाता है. इनके ऊपर क्या होती हैं? यहाँ पर रिब्स भी होती हैं. 12 पेयर ऑफ रिब्स भी हमने पढ़े हुए हैं. अब जैसे हम सांस अंदर खींचते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो रिब्स क्या करती हैं? इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. रिब्स और रिब मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कहाँ जाती हैं वो? क्या ऊपर की तरफ मूव करती हैं या नीचे की तरफ? अपवर्ड मूव करती हैं. कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और साथ साथ रेज शेप में चली जाती हैं, यानी ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करती हैं वो. ये तो रिब्स की बात होगी. इसके साथ हमने पिछले टॉपिक में कहा था कि डायाफ्राम भी होता है. यहाँ लंग्स के नीचे एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं डायाफ्राम. एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है. मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी किसका बना हुआ? मसल्स का, हड्डी का नहीं बना होता. अब ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम. तो रिब्स क्या करती हैं? इस दौरान ऊपर उठती हैं. डायाफ्राम क्या करता है?
इंस्पिरेशन के अमल में डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। डायफ्राम कहाँ जाएगा? वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट होना है सांस अंदर खींचने के अमल के दौरान। जबकि मूव कहाँ करना है? उन्होंने अपवर्ड मूव करना है, इन्होंने लोअर साइड की तरफ मूव करना है। अब जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, रिब्स ऊपर मूव करेंगी, दरमियान में एक कैविटी खाली जगह क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? उनके ऊपर जाने से, डायफ्राम के नीचे जाने से दरमियान में जो जगह है वो बढ़ जाएगी, थोरेसिक कैविटी जिसे हम कहते हैं, जो खाली जगह। तो थोरेसिक कैविटी क्या हो गई है? इंक्रीज। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब क्या हुआ? लंग्स को जगह मिल गई फैलने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए। जितने ज़्यादा वो एक्सपैंड होंगे अंदर हवा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस था? इनहेलेशन का। दो बातें सिंपली याद रखनी है, रिब्स भी क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम जब सांस अंदर खींचते हैं तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। दरमियान में जो जगह है, जो जिसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी, वो इंक्रीज़ होने की वजह से लंग्स को जगह मिल जाती है फैलने के लिए और वो अच्छी तरह से सांस अंदर खींच लेते हैं। और इस अमल का नाम क्या है? इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। दूसरी सेकंड फेज़ है मैकेनिज्म की, उसे कहते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन। सिमिलरली इसी का सारा कुछ उसमें उलट होगा। अब इसमें रिब्स क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट। इधर रिब्स क्या करेंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स का मतलब है जिस शक्ल से गई थी उसी शक्ल में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। अपवर्ड गई थी तो रिब्स वापस आ जाएंगी अपनी उसी वापस ओरिजिनल पोजीशन में, लोअर साइड पर। डायफ्राम भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और इधर क्या करेगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट की बजाय बल्कि रिलैक्स करेगा। इधर दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, इधर रिब्स और मसल्स दोनों क्या कर रही हैं? रिलैक्स। रिब्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं और डायफ्राम जो नीचे गया हुआ था वो अपनी वापस वो ऊपर रेज डोम शेप में आ जाएगा। रेज डोम शेप, गुंबद नुमा शक्ल में आ जाएगा। अब क्या होगा? रिब्स जब वापस आएंगी नीचे और डायफ्राम जो नीचे क्या था वो भी वापस उठेगा। इस दरमियान में जो कैविटी थी, खाली जगह थी, वो अब कम हो जाएगी। यानी डायफ्राम ने ऊपर उठना है, लंग्स और रिब्स ने नीचे की तरफ आना है। तो प्रेशर लगने से लंग्स पर प्रेशर लगता है और सांस हम बाहर की तरफ निकालते हैं। कितनी बातें याद रखनी है? सिर्फ दो, सिंपल सी। अगर आप एक प्रोसेस पढ़ लेते हैं तो दूसरा सेम उसका उलट है। रिब्स इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इधर रिब्स और डायफ्राम दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। इधर सांस हम जब अंदर खींचते हैं तो रिब्स ऊपर उठती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है। जबकि एक्सहेलेशन के प्रोसेस में रिब्स वापस अपनी शक्ल में आ जाती हैं, डायफ्राम भी वापस अपनी डोम शेप में आ जाता है। दरमियान में जगह थोरेसिक कैविटी की कम हो जाती है। स्पेस कम होने से लंग्स के ऊपर डायफ्राम क्या करता है? प्रेशर लगाता है और हम सांस बाहर निकाल देते हैं। अब इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए होगा रेस्पिरेटरी सेंटर, जो क्या करता है? जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल से जैसे ज़्यादा होती है तो वो फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है कि रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, यानी सांस लेने का अमल जो है वो तेज़ हो जाए। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर, जो किसके लिए एक्टिव होता है? किस चीज़ के लिए? या आपके से एक MCQ भी लास्ट में पूछा जाएगा, जो किस चीज़ के लिए एक्टिव है? क्या चीज़ कम ज़्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ब्लड में ज़्यादा होगी तो फ़ौरन से एक्टिव हो जाएगा, मैसेज भेजेगा कि रिब्स जो है, रिब मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। अब MCQ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ, कि नॉर्मली हम कितनी दफ़ा सांस लेते हैं 1 मिनट में? तो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है? नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है वो है हमारे पास 16 to 20 टाइम्स, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट।
1 मिनट में आम जो इंसान है वो कितनी दफ़ा सांस लेता है? 16 से 20 दफ़ा। लेकिन अगर यही जो है हम नॉर्मल जब ये रेस्ट पर हैं तब इतनी दफ़ा लेंगे, लेकिन अगर हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, तो यही हमारा ब्रीथिंग रेट कितना हो जाएगा? हार्ड वर्क में या कोई हार्ड एक्सरसाइज है तो ये ब्रीथिंग रेट बढ़कर कितना हो जाएगा? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ब्रीथिंग रेट कितना हो जाएगा? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो मैकेनिज़्म में हमने क्या पढ़ा आज? 2 फेजेस पढ़ी, और उससे भी पहले हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी कि ब्रीथिंग क्या है? एक फ़िज़िकल मूवमेंट है, ऐसा प्रोसेस है जो किससे रिलेटेड होता है? जिसमें हमारे फिज़िकल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज के साथ। फेजेस 2 पढ़ी, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में सारा डिटेल में पढ़ा, एक्सहेलेशन में पढ़ा कि कौन सी चीज़ रिलैक्स होगी, कौन है जो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। तो हमने क्या पढ़ा इधर? इनहेलेशन में रिब्स और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सहेलेशन में दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। इनहेलेशन में अपनी जगह से वो उठते हैं और रिब्स ऊपर उठ गई, डायफ्राम नीचे चला गया, जब एक्सहेलेशन में दोनों अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। और हमने क्या मेन चीज़ पढ़ी? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? वो मेन पार्ट है जो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और ये किस चीज़ के लिए एक्टिव होता है? ब्लड में जैसे ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है हमारे पास? 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस ले सकते हैं हम। इसके अंदर अंदर जो है वो हमारी जो नॉर्मल रेंज है वो इसके अंदर अंदर है। जब कोई हम मुश्किल काम कर रहे हैं तो यही ब्रीथिंग रेट बढ़कर 30 से 40 टाइम्स हो सकता है। उसके अलावा एक लास्ट में एक और बात है कि ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो क्या वॉलंटरी प्रोसेस है या इनवॉलंटरी है? क्या ये हमारी मर्ज़ी से होता है? वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जो हमारी मर्ज़ी से होते हैं, जैसे हमारा चलना फिरना, खाना पीना, ये सारे क्या हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। इनवॉलंटरी क्या है? वो एक्शंस जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब ब्रीथिंग क्या है? थोड़ी देर के लिए तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि ज़्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या हुआ? एक इनवॉलंटरी प्रोसेस हुआ।